Dear students, good morning to you all. This is Aditya Ranjan welcoming you all in today's biology class, and this is class for class 9th, and today we are going to summarize the chapter cell, or you can say the fundamental unit of life. तो बच्चों, प्रीवियस क्लासेस में जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोगों ने अपने स्टैंडर्ड 9 के सिलेबस में जो 6 महीने का हमारा सिलेबस है, द प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस बेस्ड ऑन एनसीईआरटी बुक एंड प्रेस्क्राइब्ड बाय सीबीएसई न्यू दिल्ली, कि द मटेरियल्स which we have to study for our first 6 months of the complete entire 1 year syllabus of standard 9, हमें 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं. सबको मालूम है, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस, सेकेंड वन इज सेल और द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, एंड थर्ड वन इज टिश्यूज. तो इसमें से 2 चैप्टर हमने पढ़ा है. फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ी है और क्या बोलते हैं इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस पढ़ा है. तो अब समय है एग्जामिनेशंस का, यानी यूनिट एग्जामिनेशन या फॉर्मेटिव एग्जामिनेशन या जो भी यूनिट टेस्ट वगैरह अभी होने वाले हैं. तो फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन के लिए, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ फाइनल हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, और यू कैन से द असेसमेंट एग्जामिनेशन, लेट अस रिकॉल कि हमने क्या पढ़ा है. तो हमने इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस के बारे में बहुत अच्छे से रिकॉल कर लिया था. अब हम लोग आज के इस क्लास में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल के बारे में रिकॉल करेंगे कि जो जो चीजें हमने पढ़ी है उसके कुछ एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमको दिमाग में रखने चाहिए. आज की क्लास में हमें देखते हैं कितनी चीजें हम आज पढ़ पाते हैं. तो चलिए, सबसे पहले है सेल. व्हाट इज सेल? एज वी ऑल नो कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. हम लोग कहीं कहीं ये भी कहते हैं द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल. तो हमने बहुत अच्छे से फोटो बना के पिक्चराइज करके बताया था कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों है. इसके पहले अमूमन यही कहा जा सकता है कि बायोलॉजिकली पहला कोई ऑर्गन बॉडी का, अगर आप मतलब पहला कोई सब्सटेंस अपने बॉडी का, ऑर्गन नहीं कहेंगे, सेल है जो कि दिखता है हमें अंडर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन, एंड अच्छे तरीके से उसके कंपोनेंट्स दिखते हैं. क्योंकि बिलो सेल समझ में तो आता है लेकिन नॉर्मली दिखता नहीं है. तो और एक स्ट्रक्चरल कंडीशंस उसकी अच्छी नहीं होती है और उसके ऑर्गेनाइज्ड वे में फंक्शंस नहीं होते. सबके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, लेकिन सेल ही वो बेसिक प्लेटफॉर्म है जिसमें सारे के सारे करीब 10-12 डिफरेंट कंपोनेंट्स मिल करके एक कंप्लीट इंटायर यूनिटी लेवल के स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं. तो इसलिए सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है. ये समझने के लिए हुआ. सेल की डिस्कवरी कहां से हुई? तो वी ऑल नो 1665 में रॉबर्ट हुक ने डेड प्लांट सेल्स के जो लीफ से जो कॉर्क बनता है, बैडमिंटन कॉर्क, उसको अपने अर्ली प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व किया और उसमें उन्होंने सेल्स को लिटिल रूम लाइक स्ट्रक्चर के रूप में फाइंड आउट किया. तो ये तो रही सेल के बारे में संबंधित मूलभूत बातें कि व्हाट इज सेल एंड हु डिस्कवर्ड सेल. तो इसके बाद आता है थ्योरी अबाउट सेल. सेल थ्योरी की बात आती है कि स्लेडिन एंड स्वान ने सेल थ्योरी दी थी ड्यूरिंग द ईयर 1838 to 1839.
अब ये 1838 और 1839 क्या, किसी किसी बुक में 1838 भी सेल थ्योरी का ईयर लिख दिया जाता है, बट ये 1839 की बात है, बिकॉज इन 1838 स्लेडिन जो थे, स्लेडिन साइंटिस्ट वो बोटेनिस्ट थे, उन्होंने प्लांट साइंस के बारे में, प्लांट सेल के बारे में पूरी चर्चा बता दी थी, लेकिन एनिमल सेल अधूरा रह गया था। वी ऑल नो 85% ऑफ आवर स्पीशीज, यानी कि वर्ल्ड स्पीशीज ऑफ द लिविंग बीइंग्स इज गवर्न्स विथ, यू कैन से प्लांट्स और पौधों का संसार 85% तक है, बाकी 15% में एनिमल, ह्यूमन बींग्स वगैरह सारे कीड़े मकोड़े तक भी आते हैं, सब आते हैं। तो लेकिन यहाँ क्या है कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स की चर्चा हुई थी, एनिमल की एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाई थी। सो दैट साइंटिस्ट मिस्टर स्लेडिन, ही was in search of a scientist who could be a zoologist, है ना, और उनको मिल गए स्वान साहब। तो मिस्टर स्वान, he also completely experimented through 1 year, okay, since 1838 to 1839, 1 year he also experimented the same things governed as for plants, and finally in 1839, क्योंकि प्लांट पे रिसर्च 1838 में आ गया था, लेकिन एनिमल वाले का 1839 में आया था। तो ड्यूरिंग द ईयर 1838 टू 1839, चूंकि सारा काम 85% काम पौधों का था, इसलिए कहीं कहीं सेल थ्योरी 85% ऑफ प्लांट के आधार पर बोलते हैं कि 1838 में आ गया, बट ये थ्योरी पूरी तरह से पब्लिश हुआ 1839 में, जब वो सारी चीजें एनिमल साइंस, एनिमल सेल्स के ऊपर भी वेरीफाई हो गई तब। तो सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय स्लेडिन एंड स्वान इन 1838 टू 1839 ड्यूरेशन, एंड ये क्या बोलता है, तो ये सेल थ्योरी बोलता है कि ऑल द लिविंग बीइंग्स या ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। कोई भी चीज जो संसार में दिखती है लाइफ से रिलेटेड, वो सेल से बनी होती है, 1 नंबर बात। 2 नंबर बात, ऑल सेल्स आर मेड अप ऑफ दियर प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कोई भी जो सेल अभी आपको दिख रहा है, पहले सेल की उत्पत्ति के पश्चात, पहला सेल कैसे आया किसी को नहीं मालूम, बट उसके बाद ऑल सेल्स, जितनी भी सेल्स बनी वो अपने प्री एग्जिस्टिंग, मतलब अपने से पहले वाले सेल्स की उत्पत्ति के कारण ही उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। तो ऑल सेल्स आर मेड अप ऑफ इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और तीसरा कि सेल में जो है वो डिवीजन होता है, सेल में डिवीजन होता है, ठीक, और डिवीजन करके, डिवाइड करके वो अपने आप को एक से ज्यादा भाग में बांटते हैं, और कितना भी डिवीजन हो जाए सेल का, जो नया सेल बनेगा उसमें वो सारे के सारे कंटेंट्स वैसे ही रहेंगे जैसे उसके प्रीवियस वाले सेल्स में थे। फाइन, तो दीज 3 आर द मेन 3 पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी। इसको ही 3 टेनेट्स ऑफ सेल थ्योरी भी कहा जाता है। फाइन, तो अब ये तो चर्चा हो गई सेल से रिलेटेड। नाउ जब आप सेल के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, मैं यहां पे नहीं कर रहा हूं बिकॉज हमने बहुत बार सेलुलर स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया हुआ, अभी मैं उसके हिसाब से आपको समझा रहा हूं ताकि आपको रिकॉल करने में आसानी होगी। सी, तो अगर हम कभी भी सेलुलर ऑर्गेनेल्स की चर्चा करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट सेल्स, बिकॉज इन प्लांट सेल्स देयर आर ऑलमोस्ट मोस्ट प्रोबेबली 12 सेलुलर ऑर्गेनेल्स आर फाउंड, जिसमें से कुछ एक ऐसे होते हैं, 2 जो एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते हैं, ठीक, और कुछ एक ऐसे होते हैं जो कंपैरेटिवली प्लांट्स में अधिक और सेल में कम लेवल पे होते हैं, एनिमल सेल में। इनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो टोटल सेलुलर प्लांट्स की चर्चा इसलिए क्योंकि सेल वाज डिस्कवर्ड ऑन प्लांट फर्स्ट, है ना, और सबसे ज्यादा संसार पौधों का ही है इसलिए। तो शुरुआत होती है सेल वॉल से।
फिर सेल मेम्ब्रेन। मैं इन सब के फंक्शन वगैरह के बारे में नहीं बताऊंगा, सारी चर्चा लंबी हो जाएगी, आज मुझे इनके बारे में बताना है। मैं सिर्फ नाम लेता हूं क्योंकि हमने कितने बार इन चीजों को पढ़ा है। सबसे पहला सेल वॉल, दूसरा सेल मेम्ब्रेन, तीसरा सेल सरफेस या साइटोप्लाज्म, चौथा न्यूक्लियस, पांचवा माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर छठा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नंबर सातवां गोल्गी बॉडी या गोल्जी अपैरेटस, नंबर 8 प्लास्टिड, नंबर 9 राइबोसोम, नंबर 10 लाइसोसोम, नंबर 11 वैक्यूल एंड नंबर 12 क्रोमोसोम्स, नया एडिशन हुआ है, या सेंट्रियोल्स। फाइन। तो ये 12 के 12 प्लांट्स में पाए जाते हैं, जिसमें से 2 एनिमल्स में नहीं पाए जाते हैं। ये कौन कौन है? एक सेल वॉल, द आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर विच इज फाउंड इन प्लांट सेल बट इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। ये प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंस की बात हो गई। दूसरा प्लास्टिड, प्लास्टिड यानी कि द कलराइजिंग मटेरियल विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कलराइजिंग ऑफ द सेल, जो कि आपको मालूम है क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ये 3 भाग में बटा होता है। तो ये प्लास्टिड्स एंड सेल वॉल, these 2 things are found only in plants rather than these are absent in animals. Fine. अब बाकी जो बच गए 10, ये 10 के 10 प्लांट सेल में और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ा बहुत का अंतर होता है। पर सबसे पहला कौन? वैक्यूओल। वैक्यूओल साइज बहुत लंबा लॉन्ग साइज का होता है, किधर? प्लांट सेल में, लेकिन जस्ट उसका 50% साइज का होता है किधर? एनिमल सेल में। वैक्यूओल्स इज फिल्ड विथ 90% ऑफ वाटर, मालूम है? चलो एक चीज। दूसरा लाइसोसोम। लाइसोसोम की ओरिजिनेशन होती है प्लांट सेल में, लेकिन पूरी तरह से एक्टिव होता है एनिमल सेल में। फाइन। तो इस तरीके से टोटल 8 वो हैं जो फुल्ली एक्टिव होते हैं बोथ इन प्लांट सेल एंड इन एनिमल सेल। इन 8 के नाम मैं आपको बता देता हूं। सेल मेम्ब्रेन, इस सेल मेम्ब्रेन को 4-5 नाम से जाना जाता है। सबसे पहला बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, क्योंकि बायोलॉजिकली एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के रूप में सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन ही देखा गया। दूसरा सेल मेम्ब्रेन तो है ही क्योंकि सेल का मेम्ब्रेन है। तीसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि मेड अप ऑफ प्लाज्मा पार्टिकल। चौथा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि यह सेमी परमिएबिलिटी शो करता है। और पांचवा सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, क्यों? क्योंकि यह परमिएबिलिटी के साथ साथ सेलेक्टिव पासेस देता है फॉरेन मटेरियल को इनसाइड कमिंग के लिए और डोमेस्टिक मटेरियल को आउटसाइड गोइंग के लिए। तो सेल मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद वही सेल सरफेस दोनों में न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, गोल्गी अपैरेटस, उसके बाद आपका राइबोसोम और उसके बाद आपका सेंट्रियोल। ये 8 चीजें कॉमनली पाई जाती हैं, हैविंग प्रॉपर फंक्शन इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। 2 चीजें बिल्कुल नहीं पाई जाती हैं एनिमल सेल में, सेल वॉल एंड प्लास्टिड, एंड 2 चीजें प्लांट सेल में जरूर पाई जाती हैं जो एनिमल में एब्सेंट होती हैं, सेल वॉल एंड प्लास्टिड, एंड 2 चीजें जो प्लांट सेल में अधिक अमाउंट में पाई जाती हैं विथ एवरेज रेशियो मोर देन दैट ऑफ द एनिमल सेल, जो है वैक्यूल्स एज वेल एज ये एक चीज वैक्यूल प्लांट में, तो दूसरा लाइसोसोम एनिमल में। तो ये तो हमने सेलुलर ऑर्गेनेल्स एंड सेल की स्ट्रक्चरल एनालिसिस का जायजा लिया। अब कुछ की पॉइंट्स हैं हमारे सेलुलर ऑर्गेनेल्स के बारे में जो कि हम आज यहां से समझेंगे कि सेलुलर ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। वो कुछ एक स्पेसिफिक सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं जो क्या परफॉर्म करते हैं, वो परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन। फाइन। तो अब कौन कौन से हैं? 8 का नाम, 10-12 का नाम बता दिया। ये वो सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं जो स्पेसिफिक कंपोनेंट्स ऑफ द सेल के रूप में होते हैं, और इनका मतलब होता है कुछ एक परफॉर्मेंस इनके हिसाब से देना, रेगुलेटरी एक्टिविटी को शो करना टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ सेल। फाइन। दूसरा
आखिर ये एग्जाम्पल के तौर पर कि क्या क्या फॉर्मेशन करते हैं। तो इनसाइड से न्यू मटेरियल्स का निर्माण, कोई भी जो बायोमोलिक्यूल्स वगैरह हो गया। दूसरा ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू सेल्स में भी, नए सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी मदद करते हैं। एज वेल एज जो वेस्ट मटेरियल्स होती है शरीर के अंदर की या सेल के अंदर की, उसको रिमूव करते हैं। तो रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल थ्रू RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपको मालूम है। बाकी साइटोप्लाज्म के माध्यम से नए नए मटेरियल का सेल सरफेस पर ही निर्माण होता है और ये सारी चीजें। अब अपने इन विभिन्न प्रकार के सेलुलर फंक्शंस और रेगुलेटरी एक्टिविटीज के कारण एज अ होल एंड सोल ये एक बेसिक यूनिट का निर्माण करते हैं। कौन? सेलुलर ऑर्गेनेल्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जितनी भी सेल्स होती हैं, अगर वो प्लांट की सेल्स हो या एनिमल की सेल्स हो, प्लांट एनिमल दोनों सेल्स नहीं, एक स्पेशीज वाइज प्लांट की जितनी भी सेल्स होती हैं या एनिमल की जितनी भी सेल्स होती हैं, वो सब के सब सेम ऑर्गेनेल्स रखती हैं। ये नहीं कि ये छोटा सेल है तो इसमें ऑर्गेनेल्स की संख्या घट जाएगी, ये बड़ा सेल है तो इसमें बहुत ज्यादा होगी। नो, ऑल सेल्स हैविंग सेम सेलुलर ऑर्गेनेल्स। और ये चीजें तो हमने सेलुलर ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा। तो इस तरीके से ये क्लियर हो जाता है कि why cells are called the basic structural and functional unit of life, यानी कि because of cellular organization, जिसकी चर्चा अभी हमने की, उसमें मेम्ब्रेन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो दो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। कौन कौन? तो पहला जो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनाइजेशन होता है वो है सेल मेम्ब्रेन। नंबर 1 मेम्ब्रेनस ऑर्गेनाइजेशन इज सेल मेम्ब्रेन एंड द सेकेंड इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्योंकि एक न्यूक्लियस का मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, हम लोगों ने पढ़ा है। दूसरा सेल का मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, हमने पढ़ा है। तो बेस्ड ऑन सेलुलर मेम्ब्रेन एज वेल एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ये बताते हैं कि कैसे ये गवर्न होती है चीज, और ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है, जो मैंने आपको बताया। ड्यू टू गवर्निंग एंड रेगुलेटिंग द बेसिक फंक्शंस एंड कॉन्स्टिट्यूटिंग अ बेसिक यूनिट। दूसरे ऑर्गेनेल्स जिसकी चर्चा अभी हमने आपको की। तीसरा, इन सब के माध्यम से बेसिक फंक्शंस को रेगुलेट करने में मदद करता है। अब देखिए, यहां को समझना जरूरी है। सेल से हम लोगों ने पढ़ा था कि, आपको याद होगा, मैं एक बार फिर से समझा देता हूं कि बेसिक लेवल पे सपोज करिए दिस इज सेल, फाइन। तो सेल से मिलके बनता है टिश्यू, ओके, एंड टिश्यू से मिलके बनता है ऑर्गन, एंड ऑर्गन से मिलके बनता है ऑर्गन सिस्टम। तो ये क्या होता है कि एक सेल जो है और एक सेल की जो सेलुलर एक्टिविटीज हैं, वो सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं। कहीं कहीं पे डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स भी मिलकर टिश्यूज बनाते हैं। तो सेल्स का संसार टिश्यू है। तो एक टिश्यू में बहुत सारे सेल्स होंगे। तो ये जो सेल्स हैं, इनकी जो फंक्शंस होती हैं, वही के वही फंक्शन तो इंटरनली टिश्यूज में होगा और वही सारे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में होगा। तो ये तो इंटरनल फंक्शन की बात हो गई। लेकिन जो एक्सटर्नल फंक्शंस होते हैं बॉडी के, उसमें भी ये मदद करता है, लाइक न्यूट्रिशन, ठीक है, लाइक रेस्पायरेशन, न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, क्लियरिंग वेस्ट एंड प्रोटीन फॉर्मेशन। तो इनसाइड बॉडी, इनसाइड सेल प्रोटीन के फॉर्मेशन में, या आउटसाइड रेस्पायरेशन में। क्योंकि अगर एक्सटर्नल रेस्पायरेशन नहीं होगा तो वो ऑक्सीजन जो हमने इनहेल किया हुआ है वो सेल में कैसे पहुंचेगा? तभी तो सेलुलर रेस्पायरेशन होता है। प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, सेल को भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है रेस्पायर करने के लिए। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर जब ऑक्सीजन जाएगा तभी तो सेलुलर रेस्पायरेशन होगी, सेल में आ पाएगा, इंटरनल कॉन्ट्रैक्शन है ना।
इंटरनल क्रॉस सेक्शनल एंट्री ऑफ द ऑक्सीजन से, है ना। तो फिर सेल टू सेल न्यूट्रिशन यानी सेलुलर ऑर्गेनल की पोषण की बात, है ना। मैन्युफैक्चरिंग होती रहती है, टूट फूट होते रहते हैं, उन सारे डैमेजेस को रोकने का, और साथ ही साथ वेस्ट मटेरियल के क्लियरेंस में आता है। और तो इन सब के माध्यम से हमने ये देखा कि जो हमारा सेल है वो क्या है, तो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। लेट अस रिकॉल वंस अगेन, क्यों सेल बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल बेसिक एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ सिर्फ इसलिए है क्योंकि सबसे पहले यूनिटी लेवल पर बायोलॉजिकली सेल्स जो है वही वो कंपोनेंट ऑफ आवर लाइफ है हमारे बॉडी के, जिनके माध्यम से ही हमारा बॉडी अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाता है और लाइफ में अच्छे से सरवाइव कर पाता है। फाइन। अब इंटरनल एक्टिविटी की चर्चा डिफरेंट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू इंटरनल एक्टिविटी होती है, साथ ही साथ एक्सटर्नल एक्टिविटी भी जो हम करते हैं। जैसे अगर हमारे जैसे अभी हम बोल रहे हैं, वी आर स्पीकिंग राइट नाउ, आई एम स्पीकिंग राइट नाउ, तो क्या होता है, बोलते बोलते कुछ समय के पश्चात हमारे को एनर्जी की जरूरत होगी, है ना, एनर्जी लॉस हो जाएगी। तो एनर्जी, आप लोगों ने सुना होगा कि आप बहुत ज्यादा बोल लेने से क्या होता है, मुंह दुखने लगता है। ये क्या पेन होने का मतलब क्या है, मीन्स सेलुलर कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है ना। तो इनको रिलैक्स की जरूरत होती है, तो हम न्यूट्रिशन लेते हैं, न्यूट्रिशन से एनर्जी मिलती है। तो ये तो एक्सटर्नल न्यूट्रिशन के थ्रू हमें एनर्जी मिली, जो कि बाद में हमारे सेल्स तक पहुंची, है ना, असिमिलेट होकर के एब्जॉर्प्शन इनसाइड आवर बॉडी। तो अब इस तरह से सेल टू सेल एनर्जी पहुंचने के बाद हमारे सेल में फिर से एक नया एनर्जी आता है, फिर से बोलने की क्षमता डेवलप होती है और हम फिर से कार्य कर पाते हैं। तो एक लाइन में सीधी सी बात है, दो एट द बेसिक यूनिट सेल इज ओनली दैट कंपोनेंट ऑफ आवर लाइफ which is responsible to perform and regulate all the activities either inside the cell or within the body. That's why cell is called the basic structural and functional unit of life. दो कंपोनेंट्स होते हैं जो मूवमेंट ऑफ आयॉन्स एंड मूवमेंट ऑफ एनीथिंग विद इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी कह लो, ऑक्सीजन कह लो, जो भी है, जिससे कि सेल अपना परफॉर्मेंस कर पाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लेवल पे। उनके लिए दो कंपोनेंट्स होते हैं जिनका नाम होता है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। ये दो ऐसे प्रोसेसेस हैं जस्ट जिन्हीं के वैगन मीन्स के रूप में, जिनके बदौलत ही हमारे सेल्स ही नहीं हमारे पूरे बॉडी में मटेरियल्स का आदान प्रदान हो पाता है। तो ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस जो है वो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, कोई भी सॉल्वेंट, मेनली वाटर, वाटर एक मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट है ना। तो मूवमेंट ऑफ वाटर मेनली अलॉन्ग विथ ब्लड्स ऑल्सो, है ना, कोई भी सॉल्वेंट जो मूवमेंट करता है, नॉर्मली वाटर, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन to the region of lower concentration is called osmosis, ठीक है। तो ये ऑस्मोसिस है, यानी कि वाटर का मूवमेंट कब, जब वाटर पास होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम से, सेल से टिश्यू में, है कि नहीं, या सेल से ब्लड में, है ना। तो ब्लड भी एक प्रकार का टिश्यू ही है। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कोई भी हमारा लिक्विड मटेरियल अगर पास होता है, तो एक मीडियम में जिसमें वो रहता है उसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन से रहता है, हाई फोर्स से रहता है, लेकिन जिसमें एंटर करता है वहां धीरे धीरे, यानी वहां की कॉन्सेंट्रेशन लेवल लो होती है। तो फ्लो ऑफ वाटर
या मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन विद इन आवर बॉडी या विद इन वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ये प्रोसेस कहा जाता है ऑस्मोसिस। और ये ऑस्मोसिस जो है वो क्या है, उससे रिलेटेड एक पॉइंट है हमारे वाटर का कि वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन वाटर। अब सुनिए, सेलुलर सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सेलुलर एंट्री जब होती है वाटर की, हमारे बॉडी में जब हम वाटर इनहेल करते हैं, पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो वाटर में जो जो चीजें घुली मिली होती हैं उन सब का इफेक्ट पड़ता है वाटर के मूवमेंट में इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्यों पड़ता है? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? टू अलाउ सेलेक्टिव पासेस, यानी कि वाटर को अलाउंस मिलती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मूव करने के लिए। वाटर में सॉल्युबल जो चीजें होती हैं उनको मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। तो वाटर के अंतर्गत वाटर में घुले मिले जो सब्सटेंस हैं वो अगर फेवरेबल है रिगार्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन ओनली वाटर आसानी से एंट्री कर जाएगा विथ इट्स सॉल्यूट ऑल्सो। बट इन द केस ऑफ वाटर सोल्यूशन, अगर सॉल्यूट कुछ इस तरह का है जो कि वाटर में डिसॉल्व तो है लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उसकी एंट्री नहीं हो सकती है, तो इस केस में इसके ऑस्मोसिस में थोड़ी सी समस्या आती है। तो ये ऑस्मोसिस का केस है, क्योंकि पानी तो पूरे बॉडी में हर जगह घूमता है, हर जगह जाता है, लेकिन जिस तरह ब्लड के माध्यम से पैसेज होती है हमारे शरीर के न्यूट्रिटिव मटेरियल्स की हेयर टू देयर, उसी तरीके से वाटर भी लेके चलता है। तो पानी में अगर कोई दूसरी चीजें ऐसी घुली हुई हो जो इनर बॉडी पार्ट्स ऑफ आवर सेल में एंट्री के लिए मान्य नहीं होंगी, तो ये ऑस्मोसिस होने में देरी लगेगा, या यू कैन से कि वाटर की पासेज में देरी लगेगा। बट अगर वो मतलब कि फॉरेन मटेरियल्स नहीं होंगे, एम्फेसाइज्ड वे में होंगे, तो क्या होगा कि आसानी से इको फ्रेंडली मूवमेंट में ये ऑस्मोसिस हो जाएगी। तो ये तो रहा हमारे वाटर के मूवमेंट की बात। दूसरा है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या है कि स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ एनीथिंग, इसमें है ना कि सिर्फ पानी का ही या सॉल्वेंट का ही, किसी भी चीज का स्पॉन्टेनियस मूवमेंट हेयर टू देयर, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ मीडियम, किसी भी चीज का जो खाली स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है वो डिफ्यूजन होता है। और ये डिफ्यूजन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज में? गैसियस एक्सचेंजेज में बिटवीन द सेल्स एंड इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि जस्ट द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, या डिफरेंट सेलुलर या बॉडी रेगुलेटरी एक्टिविटीज के टाइम में जो भी गैसियस एक्सचेंजेज होती हैं, उस टाइम पे गैसियस एक्सचेंज का मतलब क्या है? एक हायर कंसंट्रेशन में एक गैस होगी तो वो दूसरे मीडियम में जाएगी लोअर कंसंट्रेशन में, फिर उधर से कोई और गैस होगी जो हायर कंसंट्रेशन से इस मीडियम में आएगी, यानी ऑक्सीजन टू इनहेल एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू एक्सहेल। हम लोग इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो दिस गैसियस एक्सचेंज में जो है स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होते रहता है हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, तो इसको कहते हैं डिफ्यूजन। तो बाय दिस हमने आज की क्लास में व्हाई सेल इज कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, व्हाट इज सेल, व्हाट इज द सेल थ्योरी हाइपोथेसिस, who discovered cell, what is the functions of cell organelles as well as osmosis and diffusion, इन सारी चीजों को पढ़ा समझा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्लास में हम और चीजों की चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास ओवर होती है। थैंक यू।